Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा गया टेस्ट? आज हम लोग AITS माइनर टेस्ट 7 जो है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी इन गोल इंस्टीट्यूट पटना। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है इसमें और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से, आई थिंक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यस, क्वेश्चन नंबर 64 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी एल्कोहल सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस को जरा देखें तो क्या दिया है ऑप्शंस में, देखो CH3, CH2, CH से है OH, CH3 फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन अगर देखो तो C से बेटा एक OH है और C2H5 होल 3 लिखा हुआ है। दैट मीन्स यू हैव 3 C2H5, 3 C2H5 इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज फिनॉल, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो कुछ इस तरह से CH, OH और CH3 ये दिया हुआ है। चार ऑप्शन। हम लोगों से क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है। तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे किसको? सिंपल सवाल। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? तो वैसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच हो उसको क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी कार्बन। तो चलो देखते हैं सेकेंडरी कार्बन से कौन सा केस में OH अटैच है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें देखो ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है। दैट मीन्स ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसको देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा है स्टूडेंट्स, ये टर्शियरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। दूसरा बात, ये जो फिनॉल है ना, अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको भी बोल दें सेकेंडरी अल्कोहल, बट नॉट। ये अलग क्लास का ही कंपाउंड माना जाता है स्टूडेंट्स। जैसे देखो एल्कीन किसको कहते हो तुम? C डबल बॉन्ड C रहता है तो एल्कीन कहते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C रहता है तो एल्काइन कहते हो ना। उसी तरह से जैसे ROH लगा है तो एल्कोहल कहते हो। उसी तरह से जैसे एल्कीन, एल्काइन ये सब कहते हैं, तो बेंजीन से जो OH लगा है इस कंप्लीट को फिनॉल कहते हैं। तो ये अलग क्लास का ही कंपाउंड है। इसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि R से OH एल्कोहल हुआ, नहीं, ये फिनॉल लाइक एल्कीन इस तरह का एक अलग क्लास का ही कंपाउंड हो गया। समझे बात को कि नहीं समझे? तो इसको एल्कोहल नहीं, इसको अलग ही क्लास का कंपाउंड, ये फिनॉल हो गया। जैसे एल्कीन, एल्काइन अलग अलग हुआ, उसी तरह से सोचो तुम कि एल्कोहल और फिनॉल ये अलग अलग हुआ। दिस इज डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको देखो, ये बेंजीन से OH नहीं लगा है डायरेक्ट, ये फिनॉल नहीं है, तो ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा। अब ये कार्बन 1 and 1 2 कार्बन से अटैच। नाउ दिस इज सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और ये फोर्थ। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हम लोग टिक करने वाले हैं वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 and 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज था और इसमें हम लोगों ने एक चीज देखा कि फिनॉल को हम इस तरह से कैटेगराइज नहीं करेंगे 2 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है चलिए देखते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, वेयर एज COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर बिकॉज। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, एक है तुम्हारे पास एल्कोहल, यहां पे लगा है R और यहां H, ये क्या हो गया बेटा? एल्कोहल। तो R है मतलब C है, ऐसा सोचो तुम। ठीक है ना स्टूडेंट। और एक है तुम्हारे पास ईथर, ROR। अब इसमें क्या कह रहा है कि COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल, ये COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन, ये एंगल कितना है
तो लेस देन टेट्राहाइड्रल एंगल, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से स्लाइटली लेस है। Whereas the COC bond angle in ether is slightly greater. ये जो COC bond angle है ये slightly greater है। ऐसा क्यों? अब एक सिंपल सा मतलब समझो, इसका पहले आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो होगा फर्स्ट, बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रिपल्सन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप्स। अब समझो जरा यहां ध्यान से। देखो नॉर्मल अगर मीथेन में तुम बात करोगे तो मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है बेटा। अब तुम ROH का बात करो, एल्कोहल का बात करो, तो यहां ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 4। sp3 तो इसका भी होगा, sp3 विद 2 लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर होगा ना स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए उसको सप्रेस कर देगा, दबा देगा। दैट मींस बॉन्ड एंगल क्या होगा? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा कि नहीं होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो इसको सप्रेस किया, इस कारण से बॉन्ड एंगल इससे कम हो गया। अब इसमें क्या होगा? तुम बोलोगे सर इसमें भी तो 2 लोन पेयर है। यस सही बात है, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, घटाने का तो कोशिश करेगा डेफिनेटली। लेकिन यहां एक और बात है बेटा, एक और बात क्या है? ये जो बल्की ग्रुप R है एल्काइल, इनके बीच में हो जाएगा रिपल्सन। अब इस रिपल्सन के चलते, ठीक हो, देखो ये लोन पेयर ठीक है रिपेल किया, बट ये बल्कि R ग्रुप जो है ये एक दूसरे को रिपेल किया, तो ओवरऑल एंगल जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है टेट्राहाइड्रल से। रीजन ये है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में तुमको मान लो कंपेयर करने दिया, इसका समझ गए ना, स्लाइटली ग्रेटर होगा टेट्राहाइड्रल से। इन दोनों में कंपेयर करने दिया कि भाई इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, जरा वो बताइए। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है दोनों में, जरा देखो। यहां पे सेंट्रल एटम दोनों का सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, शेप भी सेम है, वी शेप दोनों का है। तो डिफरेंस क्या है? अगर सेंट्रल एटम सेम हो तो हम लोग सराउंडिंग एटम का साइज देखेंगे। सराउंडिंग एटम जितना बल्की होगा रिपल्सन उतना ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यहां R और H है बेटा, और यहां R और R है, तो R और R के बीच में रिपल्सन ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? और स्टूडेंट्स अगर रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल फैल जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ? ईथर का। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 66 we have. So see what is in question number 66. कहता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या हुआ बेटा? CH3 CH3 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ, इसमें OH लगा दो। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आगे देखो क्या कह रहा है। इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, कौन से एल्कीन को रिएक्ट किया गया? कॉन्क H2SO4 फॉलोड बाय वाटर। आंसर होगा बेटा प्रोपिलीन। कैसे जरा देखो, प्रोपिलीन क्या होगा? प्रोपीन होगा और क्या होगा? मतलब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का कॉमन नेम क्या है? प्रोपिलीन। अब इसमें H2SO4 और फिर H प्लस दिया गया, तो H2SO4 का मतलब क्या हुआ? H प्लस। तो पाई टूटा, मतलब ये इस पे जाके अटैक किया तो पाई ब्रेक होगा, यहां H लग जाएगा इस कार्बन पे, यहां प्लस आ जाएगा। प्लस यहां क्यों? क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH पे प्लस CH3। अब जब इसमें वाटर दोगे, दिया हुआ है कि वाटर का अटैक कराएंगे, तो H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, और यहां पे लगेगा OH2 प्लस, फिर H प्लस हटा दो, H प्लस हटा दो, तो लगेगा OH, मतलब कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा बोलो इसका? करेक्ट आंसर 60 कौन सा था? ये 6 ना,
तो 66 का करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कहता है फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू। सिंपल सा बात है स्टूडेंट्स, कहता है कि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली क्यों नहीं देता है। तुम क्लोरोबेंजीन में भी ये बात पढ़ते हो, फिनॉल क्यों नहीं देगा। जरा सोचो, ये है तुम्हारे पास फिनॉल, बेंजीन में लगा दिया OH। अब ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, अब ये रिंग से रेजोनेंस करेगा ना। तो रेजोनेंस कैसे करेगा, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये इधर की तरफ आया और ये पाई ओपन होके ऐसे। तो रेजोनेंस होने से स्टूडेंट ये C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे हम कह सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर arises at CO बॉन्ड। अब अगर CO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसके हटने की टेंडेंसी, अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो क्या होगा, ये ग्रुप हटेगा और यहां कोई ग्रुप आके दूसरा जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, होगा कि नहीं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये OH को सब्स्टिट्यूट होने ही नहीं, OH सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो SN1 देखो चाहे SN2, दोनों में RDS में लिविंग ग्रुप का हटना इन्वॉल्व है। अब लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहां पे क्योंकि रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस कारण से लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, इस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 67, करेक्ट आंसर सेकंड। आते हैं अगले क्वेश्चन 68 पे। क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शन विथ हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा क्वेश्चन दिया ये देखिए। बाकी पहले जो अदर ऑप्शंस है उसको देखते हैं, फिर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है, तो चलिए अदर को देखते हैं। अगर कोई सेकेंडरी एल्कोहल है, देखो RCHOH R, ये क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ। अब इस सेकेंडरी एल्कोहल में अगर तुम कॉपर 573 केल्विन पे दोगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ 573 केल्विन, तो क्या होगा, यहां से H हटेगा, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। तो ये H हटा, यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, RCOR में, कीटोन बना दिया, ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया। उसी तरह से जैसे फर्स्ट ये था सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो देखो, मतलब सेकेंड ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन देखो, प्राइमरी एल्कोहल इंटू एल्डिहाइड। अगर तुम प्राइमरी एल्कोहल लो जैसे RCH2OH, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल था, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसमें अगर तुम Cu एट 573 केल्विन अगर देते हो, फिर से वही काम होगा, क्या, O से H और C से एक H हटेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो RCH डबल बॉन्ड O मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये भी सही दिया है। और याद करो बेटा, अगर टर्शियरी एल्कोहल लिया जाए, अगर टर्शियरी एल्कोहल लें, तब ये जो कॉपर 573 के प्रेजेंस में इस तरह का रिएक्शन नहीं देता है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो अगर एक टर्शियरी एल्कोहल लें, जैसे देखो CH3OH, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। और इसमें अगर तुम दोगे कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहां ये चीज याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि प्राइमरी सेकेंडरी को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, डिहाइड्रोजिनेट कर दिया, बट टर्शियरी एल्कोहल Cu573 के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, डिहाइड्रेशन।
और डिहाइड्रेशन अगर करोगे तो क्या होगा, यहां से OH, यहां से H हटेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन बन गया। अब ऑप्शन देखो क्लियर हो जाएगा। सेकंड था कि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, सही है। थर्ड ऑप्शन था प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, वो भी बन रहा है। फोर्थ था टर्सरी अल्कोहल से ओलेफिन, ओलेफिन मतलब एल्कीन, ये भी सही है। तो कौन रिएक्शन नहीं दिया, कौन गलत कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है, तो फिनॉल से बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल कोई रिएक्शन ही नहीं करता, कॉपर 573, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, अब 69 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है क्वेश्चन 69 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो गिवन क्या क्या है उसको जरा देखते हैं, और सीधा सीधा हम लोग स्टूडेंट्स कंजुगेट बेस बनाते हैं जो गिवन है उसका। तो फर्स्ट का कंजुगेट बेस CH2O- ऐसा बन रहा है। सेकेंड का कंजुगेट बेस ऐसा बन रहा है। थर्ड का कंजुगेट बेस ये बन रहा है, और फोर्थ का कंजुगेट बेस ऐसे बन रहा है। अब सिंपली तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेजोनेंस कर रहा है, निगेटिव सिग्मा पाई डीलोकलाइज्ड, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, मोस्ट स्टेबल होगा। इसमें देखो कोई रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन नहीं है, निगेटिव सिग्मा सिग्मा नहीं है डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। फिनाइल बहुत होगा तो क्या करेगा, -I से थोड़ा सा खींचा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसमें भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसका मतलब, इस सब में फिनॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़े अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में अब हमसे क्या जानना चाह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 70 में दिया एक कन्वर्जन दिया है। देखो कन्वर्जन किसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो कन्वर्ट करना है प्रोपीन को। प्रोपीन क्या होता है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपका प्रोपीन। और इस प्रोपीन को कन्वर्ट करने के लिए दिया 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन। 1 प्रोपेनॉल क्या हो गया, CH3CH2CH2OH, दिस इज 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन। अब क्या कह रहा है पढ़ो, इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज आइडियल टू इफेक्ट द अबव कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए सबसे इफेक्टिव आइडियल जो रिएजेंट है वो कौन सा होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एल्कलाइन KMnO4। याद करो एल्कलाइन KMnO4 तुम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो, बेयर्स रिएजेंट होता है। 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराओगे इसका बेयर्स रिएजेंट से, तो क्या होगा, पाई ब्रेक होगा, यहां पे OH और यहां पे OH लगेगा, विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो नहीं बना। ओके, सेकेंड दिया है OSO4 एंड CH2Cl2। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी वही काम करता है जो कि KMnO4 किया। वो भी क्या करेगा, इस पाई को ब्रेक करेगा, यहां OH और यहां OH लगाएगा, ठीक है। फोर्थ जो दिया है वो दिया O3 जिंक, मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का केस है। तो ओजोनोलिसिस का तो अलग ही प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O आएगा, CH3COH, मतलब एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बना। हमको तो एल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए जो सुटेबल है वो कौन सा है, B2H6 एंड एल्कलाइन H2O2। हम लोग एक पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इसमें अगर दे दिया जाए B2H6 एंड H2O2 बेसिक मीडियम OH माइनस, तो इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक हाइड्रेशन का ही मेथड है, एल्कीन का हाइड्रेशन इससे होता है। तो कैसे होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOAc/2H2O फिर NaBH4OH-। तो उसमें मार्कोनिकॉफ से हाइड्रेशन होता है, दैट मीन्स उसमें पाई ब्रेक होता, यहां OH यहां H लगता। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा, हाइड्रेशन होगा, तो पाई ब्रेक होगा, यहां H लगेगा और इस कार्बन पे OH लगेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल बना। तो करेक्ट सेट कौन सा होगा बेटा? ये वाला B2H6। तो आंसर हो गया इसका कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखते हैं 71 में क्या कह रहा है। देखो 71 में क्या है, एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पे OH है और यहां CH2OH, इसमें दिया HCl पहले। अब सोचो HCl दोगे तो क्या होगा? पहले H+ इसको प्रोटोनेट करेगा OH को, क्या बनेगा? OH2+। ये OH2+ वाटर हटेगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और फिर Cl- उस पे अटैक किया तो वहां लग जाएगा Cl। तो स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले यहां CH2Cl, अच्छा ये OH को तो टच नहीं कर पाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन पहले, एक दो क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। कैसे देगा? नहीं दे सकता है। तो ये बेंजीन से OH लगा है, तो ये तो फिनॉल हुआ ना, तो ये तो HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। दैट मीन्स OH जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या दिया है, ये A हो गया, इसमें NaI दिया है, तो NaI क्या प्रोवाइड करेगा? I-, तो SN2 होगा यहां पे। ये इस कार्बन पे अटैक किया और Cl को भगा दिया। फिर से यहां कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, CH2I और ये OH, ये होगा B। तो A और B इस तरह से बना सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं अगला 72 नंबर पे और देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहले साइक्लोहेक्सानॉल दिया हुआ है, ये रहा साइक्लोहेक्सानॉल, इसमें CrO3 दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? तो O से H और इस C से H को हटाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड लाएगा, मतलब साइक्लोहेक्सानोन बना, ये बन गया। आगे क्या दिया हुआ है, इसमें CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस। तो बेटा CH3 MgBr इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और RMgX क्या प्रोवाइड करता है? तो R- प्रोवाइड करता है। तो ये CH3- इस कार्बन पे अटैक करेगा, अरे O पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस है, तो यही अटैक होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये इधर की तरफ ओपन होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? O-। और उसके बाद अगर वाटर दिया हुआ है तो वाटर उस O- को क्या करेगा? H+ देगा, तो OH होगा। तो क्या बनेगा यहां से देखो, ये हो गया OH CH3, इस तरह से, समझ गए कि नहीं? ये CH3- इस पे अटैक किया, CO को ओपन किया, तो O पे आ गया माइनस, इस कार्बन से CH3 जुड़ गया, फिर वाटर दिया हमने तो वो OH हो गया, और CH3 तो जैसा था है। आगे क्या किया फिर? इसमें H+ और हीट किया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आगे आसानी से बोर्ड पे बन सके। तो देखो इसमें अब H+ और हीट दिया तो डिहाइड्रेशन होगा। H+ और हीट दिया तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ये H+ इस OH को पहले प्रोटोनेट करेगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग कॉन्क H2SO4 हीट करते हैं, वही चीज हुआ ना। तो H+ इसको प्रोटोनेट किया, बना OH2+,
फिर वाटर हटा दोगे तो इस पे आएगा प्लस, ठीक है। इवन मैकेनिज्म होता है। पहले क्या हुआ, ये OH2 प्लस CH3 था, ये रिमूव हुआ यहां से वाटर, तो बन गया यहां पे प्लस, और ये CH3 तो था ही। अब बीटा हाइड्रोजन हटेगा, तो अब कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। अब यहां से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, सेटजेफ एल्कीन बनेगा। अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने का चांस हो तो याद करो, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ये H हटे या ये दोनों हटे, दो ऑप्शन है। तो रिंग से अगर H हटाते हैं और वहां डबल बॉन्ड लाते हैं तो स्टूडेंट्स उसका मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलो, तो इससे क्या बन गया, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये CH3 तो लगा ही हुआ है। इसके बाद भी इसमें दिया हुआ है, देखो क्या, B2D6, इसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। इसमें दिया B2D6 और साथ में दिया H2O2 OH-। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वही रिएक्शन दिया। स्टूडेंट होता क्या है, याद रखोगे, HBO रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा उसमें देखो, ये तो तुमको पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ से जुड़ता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अटैच होता है। OH जो जाता है, OH ये H2O2 का जाता है, H जो जाता है वो B2H6 का जाता है, ठीक है। और दूसरा बात सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन मतलब H और OH दोनों सेम साइड जोड़ता है। तो इस अप्रोच को तुम याद रखोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। अब देखो, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। B2H6 का H जाता है, तुमको दिया B2D6, इसका D जाएगा। और दूसरा बात सिन एडिशन होगा, दोनों H और OH सेम साइड में जुड़ेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पे D, यहां पे OH लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से लगेगा तो यहीं पे OH लगेगा ना। तो यहां D और यहां OH ये सेम साइड में हो गया, और बाकी जो है ये CH3 था, तो CH3 को प्लेन के ऊपर कर दो, और यहां OH था तो एक और, सॉरी, एक जो हो जाएगा वो H हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका अप्रोच जरूर याद रखोगे, ये जो मैं बताया अभी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। इसमें विलियमसन सिंथेसिस दिया हुआ है कि विलियमसन सिंथेसिस में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मैं रिएक्शन देखो अभी लिख दिया। उसमें होता क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस में एल्कोक्साइड है RO-, और इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से किया जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह R पे अटैक किया, X को भगा दिया, ROR ईथर का फॉर्मेशन होता है। इससे दोनों तरह का ईथर बन सकता है, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आइए आते हैं इसमें पूछना क्या चाह रहा है बेटा। मैकेनिज्म जो ये होता है ना विलियमसन सिंथेसिस में, वो SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 का रेट हमसे एक्चुअल में पूछना चाह रहा है। तो देखो, ये फर्स्ट ये दिया हुआ है, ये सेकेंड दिया हुआ है कंपाउंड, ये थर्ड कंपाउंड, और ये फोर्थ कंपाउंड, 4 कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड को देखो 1 डिग्री हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री तो है, लेकिन इसमें बीटा एल्काइल ब्रांचिंग है। ये देखो, इससे ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे 3 एल्काइल दिया है, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग। ये भी 1 डिग्री है, और इसमें भी बीटा एल्काइल ब्रांचिंग है। अब स्टूडेंट्स, ज्यादा कहां पे बीटा एल्काइल ब्रांचिंग है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें 3 CH3 है तो थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसमें मोर बीटा एल्काइल ब्रांचिंग, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इसमें कंपेरेटिवली लेस बीटा एल्काइल ब्रांचिंग। स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि बीटा एल्काइल ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा ना, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा, SN2 की रिएक्टिविटी घटते जाती है। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, देखो ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री, यहां पे ये हो गया अल्फा, ये बीटा, यहां फर्स्ट में बीटा अनसेचुरेशन है। तो बीटा अनसेचुरेशन होने से SN1 और SN2 दोनों का रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। बीटा अनसेचुरेशन होने से SN1 SN2 दोनों का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब कैसे बढ़ गया भाई, तो देखो ये sp2 कार्बन है, ये यहां से पुल किया, यहां पे डेल प्लस आया, तो डेल प्लस आने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SN2 का रिएक्टिविटी।
मतलब इस दोनों में कंपेयर करना हो, दोनों 1 डिग्री है, डिफरेंस एल्काइल ग्रुप का नहीं है। जो स्टेरिक हिंड्रेंस देखें, किसका डिफरेंस है? यहां डबल बॉन्ड दे दिया, कुछ अलग डिफरेंस किया, यहां नहीं दिया, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा। तो इन दोनों में किसका हो गया? फर्स्ट का। तो ऑर्डर क्या होगा जरा देखो, SN2 का 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा 2, ठीक है, और इन दोनों में यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा? 4, और 4 के बाद हो जाएगा 3। तो 1 2 4 3 अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसमें देखो 73 का 70 कौन सा था? ये 74 था बेटा, ये है ना, 74 था। 74 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, 1 2 4 3। देखो 1 2 4 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक क्वेश्चन 73 रह गया। ये जो क्वेश्चन था ये 74 है, मैं 73 डिस्कस कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए तो आते हैं 73 पे। अब चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 73। एक दिया हुआ है ईथर, देखो कैसा दिया हुआ है, इसमें यहां पे CH3 लगा है, फिर CH2O, फिर से ये फिनाइल रिंग, और इससे एक NO2, ऐसा दिया हुआ है। और इसमें दिया HI 1 मोल, HI ये 1 मोल, 1 मोल। तो HI के साथ कैसे रिएक्शन होगा? देखो सबसे पहले H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, ईथर है ऑक्सीजन को, तो चलो करते जाते हैं हम लोग। ईथर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया, H+ प्रोटोनेट किया, ईथर के ऑक्सीजन को H+ प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे समझें कि इसका रिएक्शन जो HI के साथ होगा वो SN1 होगा कि SN2? तो तुम दोनों साइड देख लो, अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन बने या कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तब तो SN1 करो, अदरवाइज SN2। तो यहां से अगर तुम ब्रेक करते हो, यहां अगर प्लस आता है तो कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, होगा कि नहीं होगा? और कार्बोकेटायन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, एक CH2 यहां पे और है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कर देते हैं इसको CH2OCH2 ऐसा है। तो अगर कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म करेंगे। तो बेटा यहां से ब्रेक किए तो यहां कार्बोकेटायन आया, अब देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इधर भी अगर प्लस आता है, तोड़ते हैं यहां से, तो भी पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट डिफरेंस क्या है? यहां पे NO2 लगा है और यहां पे CH3, ये डोनर ग्रुप लगा है और यहां एक्सेप्टर ग्रुप लगा है। तो कार्बोकेटायन किधर बनने से ज्यादा स्टेबल होगा? इस साइड वाला। ये ब्रेक होकर के अगर यहां प्लस आता है तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा ही होगा, ये यहां से ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के बनेगा ये मैकेनिज्म कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? SN1। तो ये हो गया CH2 प्लस CH3, और इधर से क्या बन गया? ये NO2 तो लगा ही हुआ था और यहां से ब्रेक नहीं हुआ था, इधर से हुआ था, तो CH2OH, यहां लग गया CH2OH। तो एक प्रोडक्ट ये। अब I माइनस जो है आपका, वो इस पे जाके अटैक कर लिया और यहां से प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH2I। तो एक प्रोडक्ट ये और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। ये है 73, मतलब करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 74 तो अभी डिस्कस कर ही दिए। चलिए एक क्वेश्चन ईथर का ही और है, HI का, वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ईथर का रिएक्शन HI के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। एक देखिए ईथर दिया है, साइक्लिक ईथर इस तरह का, और इसमें दिया HI एक्सेस, ये लिखा हुआ है HI एक्सेस। उसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो HI कैसे कैसे रिएक्शन करेगा देखिए।
पहले ये HI जो H प्लस दिया, वो H प्लस इसको क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। तो देखो यहां से क्या बना, OH और यहां पे आ गया प्लस। अब इस O के इधर ना तो इधर टर्शियरी कार्बन है, ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनने का चांस है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैकेनिज्म जो होगा वो SN2 होगा। तो सीधा सा हम लोग क्या करेंगे, अब I माइनस को यहां पे अटैक कराएंगे और इस बॉन्ड को ओपन कर देंगे। इधर भी कर सकते थे, बात बराबर होता। तो यहां से क्या बनेगा जरा देखो, यहां से क्या बना, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं। देखो ये C है, C के साथ क्या लगेगा I, तो देखो CI, H तो लगा दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो इधर से चलेंगे। अरे C के साथ I लगा दिया, अब आगे बढ़ो, CH2 CH2 CH2, 3 ठो CH2, CH2 CH2 CH2, और इस CH2 से क्या होगा, ये इधर खुला तो माइनस, प्लस माइनस खत्म, OH, तो इस CH2 से आ जाएगा OH। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा हुआ, SN2। अभी रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों को एक्सेस में HI दिया हुआ था, तो ये जो होगा फर्दर ये HI से रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा सोचो, ये OH प्रोटोनेट होगा, OH2 प्लस बनेगा, फिर I माइनस इस पे अटैक करके I लगाएगा। मतलब क्या बना यहां से, CH2I, फिर से SN2 ही होगा क्योंकि 1 डिग्री है वो, और CH2 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 3 है और I। अब इसमें स्टूडेंट जो दिया हुआ है ना, Na और THF दिया हुआ है। देखो इसमें जो दिया हुआ है आगे का रिएक्शन के लिए, वो दिया है Na इन THF, और कहता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो Na इन THF। तुम जरा उर्ज रिएक्शन सोचो, उर्ज रिएक्शन कैसे करते हो, एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर दिया है, रहता है, यहां THF दिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, वो भी एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो होगा क्या, ये ब्रेक होगा। एल्काइल हैलाइड का कैसे रिएक्शन करते हो, RX रहता है, तो RX को ब्रेक करके R डॉट बनाते हो, फिर R डॉट को R डॉट से कंबाइन करके एल्केन बनाते हो। यहां भी सीन कुछ वैसा ही क्रिएट हो रहा है। ये टूटेगा, यहां पे रेडिकल आएगा डॉट, ये जाएगा यहां पे डॉट आएगा, और इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। तो कितने मेंबर का एक रिंग बन गया, 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा। यही कंपाउंड X है, और करेक्ट आंसर हमारा यही होगा X ही पूछ रहा है इसमें। तो आंसर जो हो गया वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 75 का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जो ऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चंस है उस पे। तो क्वेश्चन 91 से है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स। तो इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर यहां पे बनाना पड़ेगा। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और इसके बाद आपको समझाता हूं कि क्या ऑर्डर यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा। तो ये OH, ये 1 है दिया हुआ है, यहां पे OH है, यहां 2 लिखा हुआ है, फिर से यहां डबल बॉन्ड दिया, फिर यहां OH है, इसको 3 लिखा हुआ है, फिर से ऐसा, ये यहां डबल बॉन्ड है, यहां है, और यहां OH, इसको 4 लिखा हुआ है। इन चारों में हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, कौन सा OH ज्यादा एसिडिक है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था। अब सोचो इसका अगर कंजुगेट बेस बनाए, H+ हटा दें, यहां माइनस अगर आए, तो निगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। अब चलिए इस 3 वाले H+ को अगर हटाते हैं और यहां माइनस लाते हैं, तो निगेटिव सिग्मा पाई, बस इतना ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इसको अगर हटाते हैं, निगेटिव लाते हैं, तो क्या होगा, निगेटिव सिग्मा पाई, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ, मतलब 4 ग्रेटर देन 3, ये तो दिख रहा है यहां से, होगा ना। देखो निगेटिव सिग्मा पाई, लेकिन इसमें निगेटिव सिग्मा पाई बस। अच्छा, इसका H+ हटा के अगर निगेटिव लाते हो, तो निगेटिव सिग्मा रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही नहीं।
इसका मतलब सबसे लास्ट में 2 आने वाला है और सबसे फर्स्ट में 1 आने वाला है, ठीक है। और 4 और 3 में किसका ज्यादा है? 4 का। तो 1 4 3 2। चलो ये आंसर देखते हैं किसमें दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। अगेन ये ईथर का रिएक्शन HI के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन 92 देखो, तो पहले मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं 92 का, उसके बाद आपको समझाता हूं किस तरह से दिया हुआ है। O और इस तरह से, तो एक साइक्लिक ईथर हम लोगों को दिया और इस साइक्लिक ईथर में फिर HI दिया प्लस HI, तो क्या बनेगा चलो देखते हैं। तो HI होता है तो कैसा मैकेनिज्म होता है, पहले H प्लस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, चलो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये O H प्लस ऐसा बन गया। अब हम O के दोनों साइड का बॉन्ड को देखेंगे, क्या ग्रुप लगा है वो देखेंगे कि कार्बोकैटायन क्या ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तब तो SN1 नहीं तो SN2। चलो देखते हैं। तो O के इधर अगर इस बॉन्ड को तोड़े तो यहां प्लस आएगा और पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। तो SN1 होगा और बॉन्ड ये यहां से ब्रेक होगा, कर दो। इस बॉन्ड को यहां से अगर तुम ब्रेक करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, इस पे प्लस डाल दो और इधर से देखो सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH, तो ये C था और CH2OH, एक H हो जाएगा। अब I माइनस आके इस पे अटैक कर लेगा, रीअरेंजमेंट तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, तो क्या बनेगा यहां से CHI और CH2OH, इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहां से जो करेक्ट आंसर हम लोगों को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन को देखो, बेंजीन से CHI फिर CH2OH, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका, ठीक है बेटा। ओके चलिए 93 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 92 हो चुका है। एंटी फ्रीज यूज्ड इन कार इंजन, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज एंटी फ्रीज की तरह किया जाता है। होता क्या है ना स्टूडेंट्स, कि ठंडा के सीजन में कार के रेडिएटर में पानी जम ना जाए, उसके लिए उसमें थोड़ा इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। वो पानी को जमने नहीं देता, बर्फ नहीं बनने देता है। नहीं तो सोचो बर्फ अगर बन गया तो कार का रेडिएटर जाम हो जाएगा, जिससे वाटर जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं करेगा तो फिर इंजन गर्म होगा और डैमेज होने का चांस होगा। तो क्वेश्चन है एंटी फ्रीज यूज्ड इन कार इंजन, क्या हो जाएगा? इथिलीन ग्लाइकॉल। सॉल्वेंट यूज्ड इन परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में अल्कोहल होता है तो इथेनॉल होगा इसका S। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड तुम जानते हो फिनॉल में 2,4,6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? फिनॉल। और फोर्थ वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट मिथेनॉल, वुड स्पिरिट जो है वो मिथेनॉल को कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन, मैच करोगे तो सेकंड आएगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और है इसमें, 94 और 95। तो हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगेन। चलिए तो एक बार मैं पढ़ता हूं, जहां समझाने का होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। फर्स्ट में कहता है देखो, एल्कोहल्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल है, ये ROH, इसको अगर किसी पे अटैक कराए, मान लो एल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में कौन है? O का लोन पेयर। ये इस पे अटैक करेगा, X को रिमूव करेगा। यहां से क्या बना जरा देखो ध्यान से, ROH, O डोनेट किया तो O पे प्लस, और इधर क्या आ गया? R, यही होगा। अब यहां से H प्लस हटाते हैं तो बनता क्या है? ROR। अभी एल्कोहल किसकी तरह बिहेव किया? न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स जब ये एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया,
तब इस पे अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाया, तो इसमें कौन से बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व है? तो OH बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व है। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। देखो क्या है, एल्कोहल्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है उसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो बिल्कुल सही है। अगला में दिया एल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल OH जिसमें टूटेगा, ये तो गलत हो गया, ये सही है। तीसरा देखो, तीसरा स्टेटमेंट इसका क्या दिया है, एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ देखो, ये भी थर्ड भी गलती दिया हुआ है। फोर्थ में है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स, ठीक है, रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। प्रोटोनेटेड एल्कोहल को जरा देखो, मतलब ROH, इसको अगर प्रोटोनेट करो, क्योंकि देखो OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं है, तो इसको प्रोटोनेट अगर किए, H+ दिए, तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, ROH2+। और इस ROH2+ को हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहेंगे, ठीक है, इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहेंगे। अब सोचो कि इस पे अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, जैसे Cl- दिया हुआ हो, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको भगाएगा, प्रोडक्ट क्या बना, RCl और H2O बाहर निकल गया। अब यहां पे देखो, ये Cl- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये किसकी तरह बिहेव किया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, जब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, RO बॉन्ड, CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ कि नहीं हुआ? वही तो कह रहा है इसमें, वही इसमें कह रहा है कि फोर्थ में प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, जिसमें CO ब्रेक होगा, इसमें ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 1 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन है 95, इसको भी जरा हम लोग देखते हैं, और ये इनफैक्ट थ्योरेटिकल है। चलिए देख लेते हैं इसको, 95 को यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, समझिए। एजर्सन दिया हुआ है, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहीड्रल एंगल। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि ROH है, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 है, ठीक है, V शेप है। तो मैं बताया था आपको कि इसके पास अभी 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा। रिपेल कर देगा तो बॉन्ड एंगल टेट्राहीड्रल से थोड़ा कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। तो सही है, तो ये तो सही बात है कि बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो एजर्सन इज करेक्ट। रीजन क्या लिखा है कि इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम। यह भी सही है, इस कार्बन का sp3 होगा, ठीक है ना। तो एजर्सन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो होगा ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ठीक है। मान लो ये sp3 है ही, तो उससे इसके बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल क्यों घटा, क्योंकि ये लोन पेयर इसको रिपेल किया, इस कारण से ये बॉन्ड एंगल टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल से डिक्रीज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आई थिंक आप सब इंजॉय किए होंगे, अच्छे से आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह से अच्छे से टेस्ट देना है और नीट के एग्जाम को क्रैक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।